हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों? गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट का एक नया टॉपिक जो आपके टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट में बहुत ही उपयोगी है। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। और कौटिल्य के बारे में आप सारी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं कि कौटिल्य ने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, उसमें कौन सी चीजें थी, कौटिल्य ने कैसे जो है एक शासक का बनाया गया, कौटिल्य ने कैसे एक शासक को बनाया, एक बहुत बड़े राजा को हराने के बाद पूरी चीजों को जानेंगे। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, और चाणक्य नीति आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि चाणक्य नीति क्या होती है। तो आज आप पढ़ोगे एक्चुअल कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के विचार क्या थे, कौन थे कौटिल्य, किसे आप कौटिल्य के नाम से जानते, उनका जन्म कहाँ हुआ। ये तो बेसिक सी बात है जिनको हम जानेंगे आज। मेन चीज ये है कि हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को जानेंगे, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार जानेंगे, कौटिल्य के राजा के संबंध में विचार जानेंगे, कौटिल्य की बहुत सारी चीजों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कौटिल्य के संबंध में विचार क्या क्या है। आप सभी साथी इस क्लास को देख रहे होंगे। आप जो हमारे एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी हैं, एक बार सभी के सभी लाइव आ जाए। बहुत ही बढ़िया बेटा, आप कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया। सैफाली शर्मा, गुड मॉर्निंग। ये क्लास हमारे एप्लीकेशन पे लाइव चल रही है और जो भी मेरे यूट्यूब के विद्यार्थी हैं उस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का क्लास में। वंस अगेन यू ऑल गाइस आर वेलकम इन माय क्लास। ठीक है, चलिए चलिए देखो कौटिल्य के बारे में जब आप पढ़ते हो कि कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य के क्या विचार थे, कौटिल्य का किस प्रकार से कौटिल्य के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं, तो हम दो तीन चीजों को मोटा मोटा डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात करेंगे कौटिल्य थे कौन, चाणक्य थे कौन, फिर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या था। तो बड़े धैर्य के साथ क्लास को एक बार समझिए और जानने का प्रयास कीजिए पूरे के पूरे विद्यार्थी। आइए देखिए, तो कौटिल्य का जो जन्म है, अगर आपसे पूछा जाए बेसिक इंफॉर्मेशन, कौटिल्य का जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ था। मैंने जो आपके नोट्स है, जैसे नोट दीजिए सर, मैंने आपके जो नोट्स है, हमारी टीम ने जो नोट्स आपके लिए बनाए हैं, हमारे जो नोट्स है पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के जो मेरे नोट्स हैं, वो नोट्स आपको प्रॉपर तरीका से इस प्रकार से मिल जाएंगे। जैसे ये नोट्स है पूरा, ये पूरा नोट्स है। नोट्स को आप अगर लेना चाहते हैं तो 8700078917 8700078917 के नंबर पर कॉल करके आप इन नोट्स को रिसीव कर सकते हैं। इन नंबरों पे आप इस नोट्स को मंगा सकते हैं। इसमें कंप्लीट कौटिल्य के नोट्स हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, कौटिल्य के कंप्लीट नोट्स बेहतरीन तरीका से हमारी टीम ने आपको प्रोवाइड किए। पूरे के पूरे नोट्स आप इस तरीका से ले सकते हो। जो पेड विद्यार्थी आप सभी क्लास देख रहे हैं, रेनू यादव, प्रियांशी, अन्नू, आप सभी को कौटिल्य के नोट्स मिल चुके होंगे। इन्हें आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद कौटिल्य के नोट से आप लोग पढ़ सकते हो। कौटिल्य के बारे में जो चीजें हैं, मैं कुछ हाई लेवल के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके सामने क्लियर करूंगा। तो कौटिल्य का जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था कौटिल्य का, वो था विष्णुगुप्त। कौटिल्य के जिस नाम से आप जानते हो, विष्णुगुप्त के नाम से आप कौटिल्य को जानते हो। तो इन्हें विष्णुगुप्त कहते थे, इन्हें चाणक्य कहते थे, कई सारे नामों से आप कौटिल्य को जानते हो। इनके पिता का नाम चणक था। तो देखो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिससे आपको इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि आप सीधे अर्थशास्त्र को पढ़ोगे तो किसके बारे में पढ़ रहे हो। अब कौटिल्य से चाणक्य क्यों कहा जाता है, तो इनका जो पुत्र पिता थे, इनके पिता का नाम चणक था। तो चणक पुत्र होने के कारण आप कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चणक के पुत्र थे, इसीलिए आप इन्हें चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गीता देवी जी, गुड मॉर्निंग कमल, गुड मॉर्निंग सैफ अली, गुड मॉर्निंग रोम प्रताप, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग प्रियांशी, गुड मॉर्निंग सैफ अली। आपको नोट जो है वो आपकी क्लास के बगल में पीडीएफ नजर आ रही होगी। कोई और विद्यार्थी बताए कि पेड क्लास में नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां लाइव क्लास चल रही है उसके जस्ट बगल में नोट्स की पीडीएफ होगी, उसे आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सभी को मिली है पीडीएफ? एक बार आप सभी बता देंगे मुझे। तो इस कारण से इनका नाम जो था वो चाणक्य था, क्योंकि चणक पुत्र थे, इसीलिए इन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते थे। कुटिल नीति तथा शासन काल में विशेष ज्ञान तथा इस विषयों में अद्भुत रुचि के कारण कौटिल्य नाम दिया गया। अब देखिए कौटिल्य नाम क्यों दिया गया, क्योंकि कौटिल्य बड़े ही ज्यादा कुटिल नीति होती है कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं,
ये हमेशा कुटिल नीति द्वारा संचालित होते हैं। कुटिल का मतलब होता है आपके अंदर एक कुछ डिप्लोमेटिक शक्तियों का होना। डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? आपने शक्ति का सिद्धांत जब पढ़ा था तो मैंने कुछ बातें आपको समझाई होंगी। शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि शक्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपनी मनचाहे कार्य दूसरों से करवा सके, यानी आप अपने मन का वो कार्य दूसरों से करवा सके तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसको नाम देंगे कि सर ये क्या है? यही शक्ति सिद्धांत है। तो कुटिल नीति भी क्या होती है कि आप अपनी कुटिलता पूर्वक अपना दूसरों से अपने कार्य करवा सके, तो इसको आप कुटिल नीति के नाम से जानते हैं। तो कुटिल नीति शासन कला, जो शासन की कला होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एक शासन की कला है। आपने देखा पवेड एक शासन की कला है, यानी आप किस प्रकार से लोगों पे शासन कर पा रहे हो। वर्तमान समय में आप देखते हो कि हमारी कंट्री में मोदी साहब या हमारे देश में योगी साहब, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? एक अच्छी कूटनीति और एक अच्छी शासन कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें वर्तमान कौटिल्य कह देते हैं। किसको? अमित शाह को कह देते हैं। तो कौटिल्य का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कुटिल नीति में और शासन कला में अच्छा ज्ञान रखता हो। और चाणक्य का नाम पढ़ा क्योंकि इनके पिताजी का नाम चणक हुआ करता था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल जाती है, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन चाणक्य के बारे में। कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की परीक्षा जो है इन्होंने पास करके उसका ज्ञान प्राप्त किया। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ता है उसमें राजनीति में स्नातक स्तर की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप लोग वर्तमान में बीए करते हो, इसी प्रकार से कौटिल्य ने भी पॉलिटिकल साइंस में कोई स्नातक डिग्री उस समय होती होगी, कोई बीए की जैसी डिग्री कौटिल्य ने राजनीति विज्ञान में हासिल की। राजनीति विज्ञान जैसे आप सभी विद्यार्थी यूजीसी नेट वाले या जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, वो सभी राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ चुके होते हैं। तो इसी प्रकार से कौटिल्य ने भी राजनीति विज्ञान से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। विश्वविद्यालय में कुछ समय तक प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। कौटिल्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे। प्राध्यापक का मतलब होता है प्रोफेसर। प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कुछ समय तक कार्य किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे या नहीं रहे थे। पाटलिपुत्र का राजा था नंद राजा, जिसे आप घनानंद के नाम से जनरली जानते हैं। तो पाटलिपुत्र का राजा नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा ली। जो कौटिल्य का आप जो रूप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें कौटिल्य ने प्रतिज्ञा ली थी। जनरली आपने टीवी के इतिहास के टीवी में देखा होगा, या आजकल तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड चल रहे हैं जहां कौटिल्य को लेकर बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। तो कौटिल्य ने नंद वंश के शासक घनानंद से कहा कि उन्होंने उसे ब्राह्मण की जो है उन्होंने क्या कर दी थी, बेइज्जती कर दी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं तब तक ये रखूंगा वो रखूंगा और मैं जो है इस शासक को समाप्त करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। देखो पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब राजनीति विज्ञान में ये नहीं है। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब है कि कौटिल्य ने एक ऐसे शासक का अंत करने की प्रतिज्ञा ली जो शासक जनता का हितैषी नहीं था, जो शासक सामाजिक न्याय को स्थापित करना नहीं चाहता था, जो शासक आर्थिक न्याय की स्थापना करना नहीं चाहता था, जो शासक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना नहीं चाहता था। ये बात है, यहाँ ये बात नहीं कौटिल्य का पर्सनल क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये चीजें पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं लिखोगे आप उत्तर में। क्योंकि सामाजिक न्याय इसीलिए क्योंकि नंद वंश के शासक नहीं चाहते थे कोई नीति जीती का या कोई अदर व्यक्ति राजा बने, तो फिर राजनीतिक न्याय कैसे आएगा या सामाजिक न्याय कैसे आएगा? आर्थिक न्याय, सारा धन सारी चीज अपने पास थी, लोगों के पास मोटा मोटा कर लगाया जा रहा था। जब आप किसी नाटक को देखते हो तो उसमें आप ये देखो कि नंद वंश के शासक थे, जनता कैसे परेशान थी, और परेशान थी तो जनता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना चाहती थी। इसीलिए कौटिल्य ने उसके नाश की प्रतिज्ञा ली और कौटिल्य ने ऐसे राज्य की स्थापना करी जो राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम का जो ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र की कुछ गूढ़ बातें बताई और गूढ़ बातों के माध्यम से उन्हें अटैच कर दिया अर्थशास्त्र के साथ। तो इसीलिए राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता है अर्थशास्त्र। आइए जानते हैं कैसे कौटिल्य ने आगे चल के चीजें चलाई और कैसे कौटिल्य ने नंद वंश के शासक को हटाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को
राजा बनाया और राजा से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करवाई। और वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े विचारक के रूप में कौटिल्य के जो सिद्धांत है उसको हम राजनीति विज्ञान में आज भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे लिख लेना, ये नोट्स तो आपको मिल ही जा रहे हैं, पेड क्लास वालों को तो नोट्स मिल ही जा रहे हैं। टू द पॉइंट इस बार नोट्स आए, टू द पॉइंट और बहुत सुंदर राइटिंग में नोट्स है, मतलब बहुत ही टू द पॉइंट जो है, आप कह सकते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीका से नोट्स आपके हैं। मुझे लगता है करीब एवरेज 70 या 80 पेज के नोट्स हैं आपके, जो इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए, 70 से 80 पेज के नोट्स हैं। चलिए आइए, तो देखिए कौटिल्य का जो समय है 350 से 283 बीसी में, कौटिल्य का जन्म वनम आप सब चीजें जान चुके हो। अंतोगता चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री बनकर नंद वंश का नाश किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उस समय कौटिल्य ने मगध साम्राज्य के महामंत्री का पदभार संभाला। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की नींव रख दी, उस समय कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में कार्य करते थे। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, न्यूज यानी सीरियल वाले, टीवी सीरियल वाली इंफॉर्मेशन है। उस समय भारत असंख्य छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेक्टिव है। देखिए कौटिल्य ने एक तो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करी। कौटिल्य ने भारत का एकीकरण किया। उस समय भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे, असंख्य छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, बहुत छोटी छोटी सी रियासतें, छोटी छोटी सी रियासतें थी जिनमें हमारा कंट्री पूरा बटा हुआ था। तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से सारी रियासतों को एक करने का प्रयास किया। उसने कहा तो देश का एकीकरण करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कौटिल्य ने क्या क्या किया, तो एक ऑप्शन आपका यह भी बनता है कि देश का एकीकरण करने का काम भी कौटिल्य ने किया। अर्थशास्त्र रचना स्वरूप, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। देखो ये एकीकरण किया। कौटिल्य एक त्यागी थे, सन्यासी थे, राजनीतिक विचारक थे, लेखक थे, व्याख्याकार थे, जीवन बिताया तथा अर्थशास्त्र की रचना करी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। देखिए अर्थशास्त्र जो किताब है, जनरली आप लोग जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र एक किताब है जो पॉलिटिकल साइंस पर लिखी गई है, यानी राजनीति विज्ञान पर लिखी गई किताब है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र जो किताब है उस किताब में अर्थ के संबंधी बात करी गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन सब लोग आजकल ये जानते हैं, जो विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहे हैं, आप सबको ये पता है कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की किताब है, अर्थशास्त्र की नहीं है। ये भी आपको गलत इंफॉर्मेशन पता है। अर्थशास्त्र में अर्थ ही बेस है, अर्थशास्त्र में बेस अर्थ है राजनीति विज्ञान की किताब, लेकिन उसमें बेस जो है, उसका आधार जो है वो अर्थ है। इतने मूर्ख नहीं थे कौटिल्य कि उस किताब का नाम अर्थशास्त्र रख जाते, पर उसमें होता राजनीति विज्ञान। मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की किताब है, ये अर्थशास्त्र की किताब नहीं है। ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में अर्थ आधार है, अर्थ को आधार मानकर राजनीति विज्ञान के विभिन्न आयामों की चर्चा करी गई है। तो राज्य के संचालन के लिए अर्थ को आधार मानकर अर्थशास्त्र किताब को लिखा गया है। अर्थ आधार है। अर्थशास्त्र में भूमि की बात करता है, अर्थशास्त्र ऐसी भूमि की बात करता है जो उपजाऊ है। हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन है। अर्थशास्त्र सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की नहीं है। अर्थशास्त्र में राज्य विज्ञान, अर्थशास्त्र में कूट विज्ञान, अर्थशास्त्र में भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र में योनि विज्ञान, अर्थशास्त्र में कई प्रकार की विज्ञानों का वर्णन है। आप देखेंगे अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध भू संपदा अर्जित तथा संग्रहित करने से हो, राजनीति का अर्थशास्त्र है। देखो जो अर्थशास्त्र का मीनिंग है वो क्या है, वह विज्ञान जिसका संबंध भू संपदा अर्जित तथा संग्रहित करने से हो, यानी ऐसी विज्ञान जिसमें भूमि का संग्रहण किया जाता है, ऐसी विज्ञान जिसमें भू संपदा अर्जित की जाती है, उसको आप अर्थशास्त्र कहते हो। ऐसी विज्ञान जिसमें भू संपदा अर्जित की जाती है,
और उसमें राजनीति विज्ञान की चर्चा की जाती है। यानी है तो अर्थशास्त्र बेसिकली अर्थ का ही विज्ञान। देखो क्या है, वह विज्ञान जिसका संबंध भू संपदा अर्जित तथा संग्रहित करने से हो, वह राजनीतिक अर्थशास्त्र है। यानी कि भूमि जो है किसके पास जाएगी, आप किस प्रकार से भूमि का संग्रहण करोगे, इसके बारे में वर्णन आपको देखने को मिलता है अर्थशास्त्र में। प्लस राजनीति की चर्चा की जाती है अर्थशास्त्र में। तो अर्थ उसमें आधार है। अभी आप और समझोगे, आप टेंशन मत लीजिए, समझना आप बेसिक चीज। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना 325 ईसा पूर्व से पहले की। अर्थशास्त्र की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो जब आप जनरल पॉलिटी पढ़ रहे होते हो तो आप इतनी चीज जानते हो, अर्थशास्त्र एक किताब है जो लिखी गई है राजनीति विज्ञान के ऊपर। जब राजनीति विज्ञान आप पढ़ रहे होते हो तब अर्थशास्त्र एक किताब नहीं है, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन है। तो अब आप कैसे लिख रहे होंगे, अब आप कैसे बता रहे होंगे। अर्थशास्त्र में जो रचना है अर्थशास्त्र की, इसमें गद्य और पद्य दोनों की रचना करी गई है। यानी इसमें गद्य का भी वर्णन है, यानी इसमें पद्य का भी वर्णन है। गद्य और पद्य दोनों की रचना इसमें आपको देखने को मिलेगी। यानी गद्य का मतलब होता है व्याख्यान व्याख्या, और पद्य का मतलब होता है ऐसी चीज जो आप पदात्मक शैली में देखते हो। दोनों इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और क्या है, देखिए इसमें 15 अधिकरण है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया आपके एग्जाम में, जब आप मेंस में लिखते हो तो ऐसे प्रश्नों को लिखते हो। इसके अंदर 15 अधिकरण है। अधिकरण 150 अध्याय है और 180 प्रकरण है। देखो मैं समझाऊंगा अधिकरण प्रकरण क्या होते हैं। 15 अधिकरण, अधिकरण बड़ा है, अध्याय उसके अंदर है, और प्रकरण में एक्चुअली अधिकरण अध्याय के अंदर प्रकरण, उसके फिर अधिकरण, यानी अधिकरण के अंदर प्रकरण और फिर उसके अंदर अध्याय। समझना है क्या होते हैं। जैसे किताब को आप डिवाइड करते हो तो किताब के चैप्टर्स होते हैं, फिर किताब के अंदर कुछ चैप्टर के अंदर कुछ होते हैं, फिजिक्स है, यूनिट होती है, तो यूनिट हो गई अधिकरण। यूनिट के अंदर आप सब यूनिट होती है प्रकरण, और उसके अंदर चैप्टर होते हैं तो अध्याय। पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन का प्रकाश डाला गया है। आंतरिक प्रशासन राज्य का कैसे चलेगा, ठीक है। विष्णुगुप्त भी चंद्रगुप्त मौर्य इनका ही, सॉरी कौटिल्य का ही नाम है। विष्णुगुप्त उनका विशुद्ध नाम है, बेसिकली विष्णुगुप्त ने कहा जाता है। 6 से जो आंतरिक प्रशासन डाला गया कि राज्य का आंतरिक प्रशासन कैसे चलेगा, यानी कि आप प्रशासन कैसे चलाओगे, राजा और जनता के बीच में क्या संबंध होगा, राजा जनता से क्या कहेगा, राजा और जनता के मध्य क्या संबंध होंगे। आंतरिक राज्य के प्रशासन के बारे में जो चर्चा करी गई है वो कौटिल्य ने किसमें करी है, वो कौटिल्य ने 1 से लेकर 5 अध्याय के बीच में आंतरिक राज्य की चर्चा करी है। देखो अर्थशास्त्र बहुत समय पहले खो गया था, ये 2200 साल बाद प्राप्त हुआ। आपको इसकी जानकारी दूंगा अभी अर्थशास्त्र की, तभी हमें पता चला कि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या चीज है। पहले तो हम तुक्का मार रहे थे, ये मैसूर में मिला, तो आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 1 से 5 जो यूनिट है हमारी, उसमें बताया गया कि राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा, राजा और जनता के बीच में क्या संबंध होगा, पुलिस प्रशासन कैसे चलेगा, इन सारी चीजों के बारे में। 6 से लेकर 13 अधिकरणों में राज्य की चैदेशिक संबंधों की विवेचना करेगी। मतलब अंतरराज्यीय संबंध, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध स्थापित करेगा, इसकी चर्चा 6 से लेकर 13 में करेगी। इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, एक प्रकार से आप कह सकते हो। शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों की चर्चा करी गई है। बाकी 13, 14 और 15 में जो अन्य विषय छूट जाते हैं उनकी चर्चा करी गई है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके एग्जाम में कि 1 से लेकर 5 में, या मैच ऑफ द फॉलोइंग, राज्य के आंतरिक प्रशासन की चर्चा कौन से अधिकरण में करी गई है, या कौन सी यूनिट में करी गई है। तो 1 से लेकर 5 में। अंतर राज्य अंतरदेशीय संबंधों की चर्चा 6 से लेकर 13 में करी गई है, और 14 और 15 में अन्य विषयों की चर्चा करी गई है। अब अर्थशास्त्र में मैंने कहा बहुत सारे विषयों के बारे में वर्णन है। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख है। सरकार के 34 भाग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, हम इनकी चर्चा करेंगे। इसकी हस्तलिपि पांडुलिपि 2200 वर्षों के बाद 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण को मैसूर की पुस्तकालय में प्राप्त हुई। देखो जो अर्थशास्त्र है आप यहां पर देख पा रहे हो, विजुअल्स आपके सामने है, ये विजुअल कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसकी पांडुलिपि है जो कौटिल्य ने हाथ से लिखी थी। अगर मैं आपको चाहूं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता हूं,
यह है कौटिल्य का एक्चुअल अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने हाथ से लिखा था। ये आप देख सकते हो यहां पर ये रखा हुआ है कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो ये मैसूर के एक जो है पुस्तकालय में एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि प्राप्त हुई। पांडुलिपि का मतलब होता है जिसको हम खुद लिखते हैं, जिसका ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो यहां पर प्राप्त हुई। ये मैसूर में एक ब्राह्मण जो तंजौर के, उनको एक लाइब्रेरी में ये देखने को मिली। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। आइए देखते हैं। 4 वर्ष बाद 1909 में साम शास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन किया। यानी 1909 में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रकाशित हुआ है। जनरली लोग इससे पहले तुक्का मारते थे। 1909 में अर्थशास्त्र प्रकाशित है, यानी तब से आप देखते हो चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति। तो अर्थशास्त्र 1909 में प्रकाशित हुआ। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी में, टीजीटी में, यूजीसी नेट में, या आप जनरल एग्जाम्स में, आप ऑप्शनल में इसको लेकर लिख सकते हो। ये 1909 में कौटिल्य का जो अर्थ है, अर्थशास्त्र जो है, इसका प्रकाशन किया गया। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भी कौटिल्य के बारे में मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं समझ रहे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम जान रहे हैं कौटिल्य को लेकर। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो यहां तक समझ लिया आप लोगों ने। अब आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय, यानी अगर मैं बात करूं आपके सामने अर्थशास्त्र जो है इसके प्रमुख विषय क्या क्या है, तो मैंने कहा अर्थशास्त्र में करीब 17 विषयों की हमने चर्चा करी है। अर्थशास्त्र कोई राजनीति विज्ञान का ही ग्रंथ नहीं है। अर्थशास्त्र में तो बहुत सी चीजों की चर्चा करी गई है। तो अर्थशास्त्र के प्रमुख विषय कौन से हैं, इनको एक बार आप लोग जान लीजिए, इनको एक बार आप लोग देख लीजिए। पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अर्थ की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र में अर्थ की चर्चा भी करी गई है। बहुत से लोगों को लगता है ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल गलत लगता है। इसमें दर्शन शास्त्र की चर्चा भी करी गई है। दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी। अर्थशास्त्र में फिलॉसफी की चर्चा भी करी गई है। अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो नीति शास्त्र की भी चर्चा करी गई है, यानी नीति शास्त्र, मोरल शास्त्र की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र में समाज शास्त्र की चर्चा करी गई, सोशियोलॉजी की। अर्थशास्त्र में अपराध शास्त्र, यानी कोई व्यक्ति अपराध करेगा, इसकी भी चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र के में शिक्षा शास्त्र की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र में सैन्य शास्त्र की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र में योनि विद्या की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र में भूगर्भ विद्या की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र में रसायन शास्त्र की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र में इंजीनियरिंग की चर्चा करी गई है। यानी अर्थशास्त्र में बहुत सी चीजों की चर्चा करी गई है। आप गिन के देखिए, करीब 12 सब्जेक्ट होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो करीब 17 सब्जेक्ट है। पीसीएसजे का बैच अभी नहीं चल रहा है एप्लीकेशन पे अविनाश गौतम जी, पर पीसीएसजे हम स्टार्ट करेंगे इस बार। मूवी शिक्षा पे जीएस के साथ पीसीएसजे स्टार्ट होगा। बाकी कोई और बैच एसएससी वैसेससी या वनडे एग्जाम्स नहीं स्टार्ट होंगे, तो पीसीएसजे हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। अविनाश गौतम जी अब बता दीजिए। तो अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अपराध शास्त्र, गुप्तचर शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य शास्त्र, यौन विद्या, भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग, इन सब की चर्चा करी गई है। इन सब की चर्चा करी गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ अर्थशास्त्र कोई राजनीति विज्ञान का ग्रंथ नहीं है। अर्थशास्त्र में राज्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं की चर्चा करी गई है। राज्य से जुड़े सभी शास्त्र विज्ञानों की चर्चा करी गई है। अब राज्य से जुड़ा अर्थशास्त्र भी है, राज्य से जुड़ा दर्शन शास्त्र भी है, राजा कैसे नीतियों का निर्माण कर रहा है, नीति शास्त्र भी है, राजा कैसे दंड दे रहा है, तो अपराध शास्त्र भी है, यौन विद्या शास्त्र भी है, राजा कैसे शिक्षा दे रहा है या शिक्षा नीति कैसे चल रही है, शिक्षा शास्त्र भी है, राजा की सैन्य कला कैसी है, तो सैन्य शास्त्र भी है, भूगर्भ विद्या ये भी है, रसायन शास्त्र भी है, और इंजीनियरिंग की भी चर्चा अर्थशास्त्र में करी गई है। तो अर्थशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। तो आप जब लिखोगे इसको ऑप्शनल में या पीजीटी टीजीटी में पूछ लेता है तो अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा है, तो आप इन सभी पॉइंटों का, सभी शब्दों का प्रयोग आप कर देंगे। आमतौर पर इस अर्थ का शब्द प्रयोग मुद्रा और पूंजी के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है।
तो इसे प्राय मुद्रा शास्त्र और पूंजी शास्त्र रूप में देखा जाता है, न कि शासन शास्त्र के संदर्भ में। देखो अर्थशास्त्र जो है जनरली आप लोग अर्थ का जो शब्द निकालते हैं कि अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है, आप लोगों के दिमाग में एक बात सेट है कि आमतौर पर जनरल जनता इसका अर्थ मुद्रा व पूंजी के संदर्भ में किया जाता है कि भाई पूंजी का विज्ञान होगा तो इसे अर्थशास्त्र कहेंगे। आमतौर पर जनरल लोग ये सोचते हैं अर्थ मतलब मुद्रा या पूंजी, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखिए, इसे प्राय मुद्रा शास्त्र अथवा पूंजी शास्त्र के रूप में भी देखा जाता है, न कि शासन शास्त्र के संदर्भ में। लोग ऐसा लगता है कि भाई ये तो मुद्रा का पूंजी का शास्त्र है, अर्थशास्त्र, इसको लोग शासन शास्त्र के रूप में नहीं देखते, इसमें गवर्नेंस का मॉडल दिया गया है। अर्थशास्त्र में अर्थ एक ऐसी चीज है जो माप तोल के बनाई जाती है, अर्थ। तो अब जो कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र बनाया है, उसमें सारी चीजों को समाहित किया है। 17 के 17 विज्ञानों को शामिल करके अर्थशास्त्र का निर्माण किया है, यानी 17 के 17 विज्ञानों से मिलाकर अर्थ का शास्त्र बनाया है। इसमें सिर्फ कोई आप ये नहीं कह सकते अर्थ के बारे में जिक्र है, ये सब चर्चा नहीं है। भूगर्भ विद्या क्या है? भूगर्भ विद्या को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? यानी आप देखते हो जमीन के अंदर से पेट्रोल निकलता है, यानी कि पेट्रोल तो नहीं निकलता लेकिन जो लिक्विड निकलता है जिससे आप पेट्रोलियम बनाते हैं, ठीक है। तो जमीन के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं उसके बारे में अध्ययन करना, इसे कहते हैं जियोमॉर्फो, भूगर्भ विज्ञान के नाम पे आप जान लेते हैं। चलिए, अर्थशास्त्र को राज्य क्षेत्र, नगर क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र अथवा व्यवसाय क्षेत्र का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध पूंजी के संरक्षण तथा संवर्धन क्षेत्र विशेष के लोगों की विभिन्न व्यवस्थाओं से भी है। अब इसका मतलब समझे, मेन चीज क्या है। अर्थशास्त्र को आप लोग क्या कहते हैं? राज्य क्षेत्र, नगर क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र अथवा व्यवसाय क्षेत्र का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध पूंजी के संरक्षण तथा संवर्धन क्षेत्र के विशेष लोगों के विभिन्न व्यवसायों से भी है। देखो अर्थशास्त्र से क्या होता है, आप मोटी सी बात जानोगे तो अर्थशास्त्र से पूंजी का संवर्धन होता है। यानी कैसे? देखो राजा को यह सिखाया गया है कि राजा अच्छे से प्रशासन करे, लोगों का अच्छे शासन करे, लोगों का ध्यान रखे, तो लोगों का पूंजी संवर्धन होता है। अगर कोई राजा कुशल राजा होगा, सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, लोगों को आर्थिक न्याय देगा, तो लोग अपने आप धन का संचयन करेंगे, लोग अधिक पैसा कमाएंगे, लोग अधिक शांति से रहेंगे, लोग अधिक खुश रहेंगे। तो जनरली आप देखेंगे तो इसका संबंध पूंजी के संरक्षण तथा संवर्धन क्षेत्र से है। यानी आप अर्थशास्त्र के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि पूंजी का संवर्धन और संरक्षण कैसे होगा। हालांकि है प्रशासन का विज्ञान, लेकिन फिर भी आपको अर्थ से रिलेट कर देता है, इसीलिए कौटिल्य ने इसका नाम अर्थशास्त्र रखा है। आप मेन बात समझिए। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसका सीधा संबंध किसी क्षेत्र विशेष को हासिल करने, उसको सुरक्षित रखने, संचालित तथा शासित करने से है। कि कोई पार्टिकुलर क्षेत्र विशेष है, उसको सीधा संबंध क्षेत्र विशेष को हासिल करने, उसको सुरक्षित रखने, संचालित तथा शासित करने से। कौटिल्य अर्थशास्त्र ऐसा स्थान प्रदान करता है जो कि न केवल श्रृंखलाबद्ध तथा व्यापक था, बल्कि बौद्धिक तथा विश्लेषणात्मक भी था। एसी बंद कर दीजिए सर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पिंकी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ऐसा स्थान प्रदान करता है कि न केवल श्रृंखलाबद्ध और व्यापक भी है। ये केवल श्रृंखलाबद्ध नहीं है, इसमें सारी चीजों को डिस्कशन जो है पॉइंट टू पॉइंट किया गया है और व्यापक डिस्कशन हुआ। अर्थशास्त्र में बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, हर विज्ञान के बारे में चर्चा हुई है, हर विज्ञान को कोरिलेट करके चर्चा करी गई है, ठीक है, चर्चा करी गई है। बल्कि बौद्धिक तथा विश्लेषणात्मक भी है। अर्थशास्त्र में जो पॉइंट दिए गए वो काफी रेशनल है, काफी इंटेलेक्चुअल पॉइंट है, बौद्धिक भी है, विश्लेषणात्मक भी है। इन सारे पॉइंटों की चर्चा अर्थशास्त्र में करी गई है। तो अर्थशास्त्र काफी एक सुलझा हुआ ग्रंथ है,
आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। तो चलिए, अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा। अब यहां से आपकी क्लास के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्यों आया या अर्थशास्त्र का जो चिंतन है इसके पीछे कारण क्या था। तो यहां से आप देखो, बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, यानी कि जो अर्थ का शास्त्र है, यानी अर्थ का मतलब है धन, धन का जो शास्त्र है, धन के संवर्धन को करने का, धन का संचय करने का, धन को आगे बढ़ाने का, तो बृहस्पति जी को इसका जो है प्रेरता माना जाता है कि बृहस्पति जो है ये अर्थ के गुरु हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है, यानी दुनिया में कुछ भी नहीं है, अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट प्रधान पदार्थ है। उनका ऐसा कहना है, अर्थ सबसे प्रधान पदार्थ है दुनिया में। ठीक है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र ने अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। देखो, अर्थ प्रधान, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का शास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थ प्रधान चिंतन का विश्लेषण किया गया है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र ने अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया है। यानी एक बात आप सोचिए ना जी, जानिए ना जी, अब आप कहें कि मोदी साहब अच्छा शासन कर रहे हैं, तो शासन किस लिए कर रहे हैं? तो अगर आप कहें कि देखो लोगों में खुशहाली आ रही है, लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, लोग कार खरीद रहे हैं, लोगों के पास घर आ रहा है, लोग जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, भारत अच्छे से अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत का वित्तीय घाटा समाप्त हो गया है, तो अर्थ प्रधान है ना। प्रशासन कहीं ना कहीं अर्थ प्रधान ही होता है। जनरली आप प्रशासन करोगे तो आपका अल्टीमेट मोटिव जो होता है वो क्या होता है? अल्टीमेट जो मोटिव है प्रशासन का आपका, वो अर्थ प्रधान ही होता है। यानी आपका जो अल्टीमेट पॉइंट है वो अर्थ की प्रधानता है कि आप क्या करते हो, उससे अर्थव्यवस्था को अच्छी बना रहे होते हो अगर आपका प्रशासन अच्छा है तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान तो है, राजनीति विज्ञान का, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित अर्थशास्त्र ने अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया है। तो आप लिख सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का शास्त्र है या प्रशासन का शास्त्र है, जिसमें अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। यानी जिसका कॉन्सेप्ट है, जिसका मर्म है, जिसकी जड़ है, वो क्या है? अर्थ प्रधान है। अब अर्थ को प्रधानता दिलाने के लिए आप प्रशासन की बातें करते हो, सारी चीजों की चर्चा करेगी, 17 के 17 विज्ञानों की चर्चा करेगी इसके अंदर। आइए जानते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी भूमि से है। यह सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये बहुत से विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाते कि कौटिल्य अर्थ का मतलब पैसा समझता है या भूमि समझता है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का मतलब जो है मनुष्य से बसी हुई भूमि है, यानी आपके पास कितना अर्थ है तो इसका मतलब है भूमि से कितनी भूमि है। कौटिल्य इसमें भूमि को मानता है, बसी हुई भूमि वो आपका अर्थ है। ये कौटिल्य के अनुसार था, तो इसीलिए राजा को कौटिल्य बोलता है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने देश का एकीकरण किया और अपने देश का एकीकरण करके देश की भूमि को अत्यधिक बढ़ाया। देश की भूमि से, मनुष्य की बसी हुई भूमि से। अर्थशास्त्र वो है जिसमें मनुष्य से बसी हुई भूमि का लाभ, उसके पालन करने के उपायों का वर्णन होता है कि मनुष्य अपनी बसी हुई भूमि का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका पालन कैसे कर सकता है, इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखी रचना है, ये तो एकदम क्लियर है, मैं आपको बता चुका हूं इस बात को। चलिए, अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पश्चिमी विचारकों द्वारा आलोचना भारत में राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के बजाय धार्मिक व आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है। देखिए, जो पश्चिमी विचारक थे या हैं, वो ये मानते हैं कि भारत में राजनीतिक और आर्थिक चिंतन की बजाय धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है।
जैसे हमारे कंट्री में हमारी गीता है, तो गीता भी एक प्रकार से प्रशासन का ग्रंथ है, लेकिन उसको धार्मिक रूपरेखा दी गई है। रामायण है, तो रामायण में प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण ने जो रामायण और भागवत जो ग्रंथ है वो उस समय के महान राजा, प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे, तो राजा के कर्तव्यों को, राजा की निष्कलछल भावना को, राजा के व्यक्तित्व को, राजा की भावना को, राजा के राम राज्य को प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। तो रामायण एक प्रकार से एक प्रशासनिक ग्रंथ है, लेकिन पश्चिमी चिंतकों ने कहा कि रामायण जो है उसमें आध्यात्मिक रूपरेखा और धार्मिक चिंतन को प्रधानता है, इसीलिए वो हमारे ग्रंथों को या हमारे चिंतन को महत्व नहीं देते। हमारी भागवत, महाभारत, तो महाभारत को आप देखेंगे, महाभारत की बात करें या फिर हम बात करें गीता की, तो गीता भी एक प्रकार से एक राजा को निर्णय निर्माण की क्षमता, राजा की प्रशासनिक कला की क्षमता, राजा को निर्णय निर्माण में मजबूती प्रदान करना, इन सारी कलाओं के बारे में आपको गीता बताती है। कौन बताती है? गीता बताती है। लेकिन पश्चिमी विचारकों ने कहा ये तो है ही नहीं। तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो पश्चिमी विचारकों की इस आलोचना को कड़ा जवाब देता है कि कौटिल्य के ग्रंथ में अर्थ को प्रधानता देकर आर्थिक और राजनीतिक चिंतन की पूरी व्याख्या करी गई है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो मॉडर्न पॉलिटिकल या राजनीति विज्ञान का एक विशुद्ध राजनीतिक शास्त्र का एक ग्रंथ है, जिसमें सारी चीजों की चर्चा करी जाती है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोल लो लाड लो, कुछ समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है। हाँ जी बोलिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, ओपी गावा की किताब है। इसमें भी आपको कौटिल्य का चिंतन नजर आता है, लेकिन किताब पढ़ोगे और मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आपको नोट्स में ज्यादा बेनिफिट महसूस होगा। जैसे मैंने पहले इसमें गांधी पढ़ा दिया था आप लोगों को, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उन्याय ये हमने इसमें दिए हुए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये किताब भी अच्छी किताब है, यानी इस किताब को भी इन कंसिडरेशन आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस किताब को एक बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब से ज्यादा मैटर हमने अपने इसमें डाल दिया है, अपने नोट्स में डाल दिया है। आचार्य कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अब एक प्रश्न बनता है यहां से कि आचार्य कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है? देखो, इसी कारण क्योंकि कौटिल्य ने क्या किया, वर्तमान राजनीतिक चिंतन की तुलना कर दी। तो एक प्रश्न बन जाता है कि भारत की राजनीतिक चिंतन का मैकियावेली किसे कहा जाता है? क्योंकि मैकियावेली एक थिंकर है, तो आप लिख सकते हैं कि भारत की राजनीतिक चिंतन का मैकियावेली। हालांकि मुझे लगता है कि मैकियावेली से बड़े चिंतक थे, लेकिन अब यही होता है कि सुंदरता की तुलना गोरेपन से की जाती है कि गोरी है तो सुंदर है यही ना। तो इसीलिए क्या है कि मैकियावेली की तुलना हम कर दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल है नहीं, लेकिन मैकियावेली एब्सर्ड नॉनसेंस टाइप का थिंकर है, पर फिर भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कौटिल्य को लोग तुलना करते हैं, तो कृष्ण यहां से बन सकता है। ठीक है, प्रश्न यहां से बन सकता है, इसका विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आचार्य कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौटिल्य से अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी आगे। अर्थशास्त्र की परंपरा इसके विरुद्ध है, जिसमें भौतिकवाद, पंथ निरपेक्षतावाद की प्रवृत्ति प्रभावी है। देखो, तो मैंने आपसे कहा कि जो हमारे अन्य ग्रंथ थे, पीडीएफ निकल जाएगा गीता देवी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन से, पेड बैच में से पीडीएफ निकल जाती है। सेव इन फोन का ऑप्शन है, अगर नहीं है तो टीम दे देगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सेव इन फोन, आप पीडीएफ अपने फोन में डाउनलोड हो जाती है और फोन से उसे प्रिंट कर दो। मैंने भी तो प्रिंट करके निकाली अभी, देखो मेरी पीडीएफ पे लिखा हुआ है मूवी शिक्षा, करण सर मूवी शिक्षा डाउनलोड, मूवी शिक्षा एप्लीकेशन, मैंने तुरंत डाउनलोड किया बीसी से पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए
अर्थशास्त्र की परंपरा गीता की तरह नहीं है, महाभारत की तरह नहीं है, इसमें विरुद्ध है, इसमें भौतिकवाद पंथनिरपेक्ष प्रवृत्ति प्रभावी है। इसमें जो है अलग प्रकार से प्रशासन और अर्थशास्त्र की चर्चा करी गई है। अर्थशास्त्र मैकियावेली की भांति शासन कला पर लिखी गई रचना है, लेकिन कौटिल्य ने ज्ञान के 4 वैध रूपों की परिभाषित किया है। मैकियावेली की तरह लिखी गई रचना, इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य ने ज्ञान के 4 वृहद रूपों की परिभाषित किया। 4 रूप बताएं ज्ञान के कौटिल्य अर्थशास्त्र में, ज्ञान के 4 रूप। अब देखो यहां से प्रश्न बनता है कि कौटिल्य ने ज्ञान के कितने रूपों को परिभाषित किया है। तो कौटिल्य ने ज्ञान के 4 रूपों को परिभाषित किया है। कौटिल्य ने ज्ञान के कितने रूप बताए? कौटिल्य ने ज्ञान के 4 रूप बताए। आ जाओ आप, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ हमारे वर्तमान कौटिल्य। ये हमारे वर्तमान कौटिल्य भाई, हमारा वर्तमान कौटिल्य लड़का है। हाय करो सबसे आप, हाय हाय। क्लास को देख के आप क्यों आ जाते हो? हाय करो, हाय करो, हाय। हाय नहीं करोगे? सबको प्रणाम करो आप, चलो सॉरी, प्रणाम करो सबको भाई, प्रणाम। प्रणाम नहीं करोगे आप? जल्दी करो, प्रणाम कर रहे हैं भाई आपको, प्रणाम करो जल्दी फटाफट से, प्रणाम करो जल्दी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सीधे हाथ जोड़ो। ऐसे नहीं करते, यस यस, बड़ा हो जाए बेटा। प्रणाम सही से क्या करो, तुम तो ऐसे कर रहे हो मजाक से। आज सही से प्रणाम करो आप सबको, ऐसे करके करो, जल्दी करो। आज से बुखार, चलिए चलो बाय कर दो। हम कौटिल्य को पढ़ ले। हम कौटिल्य को पढ़ ले। चलो अब जाओ, आप हम कौटिल्य को पढ़ते हैं बेटा। जाएगा नहीं अभी, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए तो देखते हैं कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं। ज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? ज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं अनवीक्षिकी, दंड नीति, वार्ता और त्रयी। इन चारों ज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि दंड नीति क्या है, वार्ता क्या है, त्रयी क्या है, अनवीक्षिकी क्या है। देखो ये 4 ज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कौटिल्य ने दिखाई है। 4 ज्ञान की प्रमुख शाखाएं जिनके बारे में कौटिल्य ने बात की है। 4 ज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, 4। अनवीक्षिकी, दंड नीति, वार्ता और त्रयी। इन अब सब के बारे में, अनवीक्षिकी क्या है, त्रयी क्या है, वार्ता क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब क्लास चलेगी आपकी कल। अगली क्लास में हम सारी जानकारी देंगे कौटिल्य के ज्ञान की 4 शाखाएं कौन सी हैं, कौटिल्य क्या कहते, त्रयी क्या है। तो इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखने के लिए मूवी स्विच एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी क्लास में आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने क्लास को इतने धैर्य से देखा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। सिर्फ रिकॉर्डिंग या